हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उत्थान क्लासेस में। हमने पिछली क्लास की वीडियो में पढ़ा था हमारे आसपास के पदार्थ। आज हम उससे अगले चैप्टर में चलते हैं और पढ़ते हैं जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। हम आज की क्लास में जानेंगे शुद्ध पदार्थ, मिश्रण, विलयन की सांद्रता, निलंबन, कॉलोइडल जैसी और बहुत सी चीज़ों के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। शुद्ध पदार्थ, प्रथम बिंदु है शुद्ध पदार्थ। हमारे लिए शुद्ध पदार्थ के क्या मायने होते हैं, हम शुद्ध पदार्थ से क्या समझते हैं, और जो चीज़ हम मार्केट से ख़रीदते हैं जैसे दूध, मक्खन, घी, नमक, जूस आदि सभी शुद्ध हैं। एक आम इंसान के लिए शुद्ध का अर्थ बिना मिलावट का होता है, परंतु वैज्ञानिकों के लिए वे सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के समान मिश्रण से मिलकर तैयार होती है, वही शुद्ध होता है। जैसे यहाँ पर ये दिया भी हुआ है, साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध पदार्थ का अर्थ होता है पदार्थ में कोई मिलावट न हो, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण है, अतः शुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए हम दूध को ले सकते हैं। साधारण इंसान के लिए दूध शुद्ध पदार्थ होता है, परंतु वैज्ञानिकों की दृष्टि में दूध जल, वसा व प्रोटीन का ही एक मिश्रण है। अब यह मिश्रण क्या होता है? एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बनने वाले पदार्थ को ही मिश्रण कहते हैं। मिश्रण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण, अब यह समांगी मिश्रण क्या होता है? वह मिश्रण, हम सरल भाषा में आपको समझाना चाहूँगा कि वह मिश्रण जिसमें अवयव अलग अलग न दिखाई दें वह समांगी मिश्रण कहलाता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इन्हें कभी भी पृथक नहीं किया जा सकता, वही समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे आप जल में घुली हुई शक्कर या फिर नमक का उदाहरण ले सकते हैं। एक बार जल में नमक घुलने के बाद कभी उसे वापस नहीं निकाला जा सकता, उन दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता, यही समांगी मिश्रण कहलाता है। नंबर 2, दूसरा है विषमांगी मिश्रण। ऐसा मिश्रण जिसमें अवयव अलग अलग पृथक रूप से देखे जा सकें, या ऐसा कहें कि इन्हें एक दूसरे से पृथक किया जा सके, वही विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे आप उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं पानी में घुला हुआ रेत, जो हमें पृथक रूप से दिखाई भी देता है तथा हम उसे अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे जब पानी को हम हिला देते हैं तो मिट्टी उसमें मिल जाती है, तब तो हम उसे पृथक नहीं कर सकते, लेकिन किसी बारीक छन्नी से छानकर उन दोनों को, पानी और रेत को पृथक किया जा सकता है। नंबर आगे का बिंदु है विलयन। विलयन क्या है? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। जैसे आपने अपनी बहुत सी लाइफ में देखा होगा, नींबू, जल और सोडा वाटर, ये सभी प्राय आपके विलयन के उदाहरण हैं। विलयन को भी दो भागों में बांटा जाता है। विलयन को दो भागों में बांटा जाता है, नंबर 1 विलायक और नंबर 2 विलेय। अब ये विलायक और विलेय क्या होते हैं, मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। विलायक वह होता है जो मात्रा में ज़्यादा होता है। जैसे आपने नींबू पानी में देखा होगा, पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वही विलायक होता है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसमें कोई चीज़ घुली हुई हो। जैसे नींबू पानी में आपका नींबू घुला हुआ रहता है, नींबू को घोलते हैं। ऐसा नहीं है कि नींबू के रस में आपको पानी को घोला जाता हो, पानी में नींबू के रस को घोला जाता है, इसीलिए विलायक यहाँ पर जल होगा। नंबर 2 होता है विलेय। विलेय क्या होता है? विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में हो या फिर जो विलायक में घुला रहता हो, वही विलेय कहलाता है। जैसे नींबू पानी के घोल में नींबू। और भी कुछ उदाहरण हैं, जैसे जल में शक्कर का मिलना, नमक का मिलना, ये सब भी विलायक और विलेय के उदाहरण हैं।
इनमें भी जल विलायक है और शक्कर और नमक आपका विलेय। विलयन के गुण, विलयन के गुण क्या होते हैं? विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। जी हाँ, विलयन कभी जो होता है वो हमेशा समांग मिश्रण रहता है, विषमांगी मिश्रण कभी नहीं हो सकता। नंबर दूसरा पॉइंट है, विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए वह आँख से नहीं देखे जा सकते। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश किरणों को फैलाते नहीं हैं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। आगे का बिंदु है, छानने की विधि द्वारा विलेय के कण को विलयन में पृथक नहीं किया जा सकता। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलेय के कण नीचे नहीं बैठते, अर्थात विलयन स्थायी है। मैंने अभी आपको बताया था विषमांग मिश्रण में कि रेत और पानी का जो जल होता है, मिश्रण होता है, उसको हम जब शांत छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो रेत उसमें देखा होगा उसकी तलछटी में नीचे बैठ जाता है और शुद्ध पानी ऊपर आ जाता है। उसे छानकर पृथक किया जा सकता है, लेकिन विलयन में ऐसा नहीं है। उसे हम छोड़ भी दें, एक बार पानी में नींबू या फिर नमक मिला के उसे कितनी भी देर रख दें, उसमें तलछटी में कुछ भी नहीं बैठने वाला, क्योंकि उसमें वो पूर्ण रूप से घुल चुका होता है। शांत छोड़ने पर भी विलेय के कण नीचे नहीं बैठते और ये विलयन स्थायी रहता है। हम ऐसी कोई विधि नहीं है, इन्हें पृथक किया नहीं जा सकता किसी भी विधि से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का पॉइंट है विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता क्या होती है? विलयन की पृथक मात्रा में विलायक और विलेयक पदार्थ होते हैं। विलयन के मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु सांद्र या संतृप्त घोल कहा जा सकता है। तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द हैं। यहाँ पर बड़ी कठिन लैंग्वेज में दिया हुआ है, मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। विलयन की सांद्रता क्या होती है? विलेय की वह मात्रा जो विलयन या विलायक की एक निश्चित मात्रा में या आयतन में घुली रहती है, उसे ही विलयन की सांद्रता कहते हैं। अर्थात वह घुली हुई मात्रा को ही सांद्रता कहते हैं। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि विलेय की विलयन में घुली हुई प्रतिशत मात्रा सांद्रता कहलाती है। सांद्रता को दर्शाने की बहुत सारी विधियां हैं, परंतु यहाँ मुख्यतः 2 ही विधियों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर 3 विधियां दी हुई हैं, लेकिन हमें मुख्यतः 2 ही के बारे में चर्चा करनी है। प्रथम निकालने की विधि है, एक द्रव्यमान में विलयन के द्रव्यमान का प्रतिशत मात्रा निकालनी है। तो उसका आपके यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है। जो प्रथम वाला है, ये विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान मल्टीप्लाई बाई 100। आप दूसरा देखेंगे, दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है द्रव्यमान विलयन के आयतन प्रतिशत के लिए। तो आयतन के प्रतिशत का भी जो फॉर्मूला है वो लगभग सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। ऊपर विलेय का पदार्थ का द्रव्यमान दिया हुआ है, तो उसमें भी सेम ही है। नीचे वहाँ विलयन का द्रव्यमान दिया हुआ है, यहाँ पर विलयन का आयतन दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाई 100 है। तो ये 2 फॉर्मूले हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जिसकी मदद से आप समझ सकते हैं कि सांद्रता को कैसे निकाला जाता है, सांद्रता का परिकलन कैसे किया जाता है। अब आगे का पॉइंट है निलंबन। निलंबन क्या होता है? निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ का कण घुलते नहीं हैं, बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आप आसानी से आँखों से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इन निलंबन के गुणधर्मों के बारे में। यह एक विषमांगी मिश्रण है, ये भी हमने अभी पढ़ा। ये कण आँखों से देखे जा सकते हैं, ये भी सही है। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। और सबसे लास्ट बिंदु है, जब हम इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन स्थायी होता है। छानन विधि द्वारा इन कणों को पृथक किया जा सकता है। जैसे अभी हमने पढ़ा कि विलयन क्या होता है, विलयन कैसा होता है, ये हम सब ने जाना। विलयन में जो विलयन का जो मिश्रण होता है वह समांग होता है, लेकिन निलंबन का जो मिश्रण होता है वह विषमांग होता है।
तो इसी कारण से यहाँ पर इसको छानन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है और विलयन को पृथक नहीं किया जा सकता। अब आगे का बिंदु है आपका कॉलॉइडल। कॉलॉइडल विलयन क्या होता है? कॉलॉइडल कल के विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा इन कणों का आकार छोटा होता है और इसी कारण वह समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में विलयन विषमांगी मिश्रण होता है। ये आप पूरा पढ़ लेना, आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा भी जाता है। तो कॉलॉइडल विलयन, यह दो पदार्थों का विषमांगी मिश्रण होता है। इसके परिक्षेपित कणों का आकार बहुत सूक्ष्म होता है, इसीलिए हमें यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है। हम इसे नंगी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसे देखा जा सकता है। लेकिन वास्तव में यह विषमांगी मिश्रण होता है, जैसे दूध या गोंद या फिर रक्त या स्याही, यह सब इसके मुख्यतः उदाहरण हैं। कॉलॉइडल विलयन के कुछ गुणधर्म दिए हुए हैं। यहाँ पर पहला बिंदु है, यह एक विषमांगी मिश्रण है। दूसरा है, कॉलॉइडल के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि यह पृथक रूप से आँखों से नहीं देखे जा सकते। यह इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैला देते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। जब इन्हें शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात यह स्थायी होते हैं। ये विषमांगी मिश्रण है, इसी वजह से ये शांत छोड़ने पर स्थायी रूप से नीचे बैठ जाते हैं। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते, किंतु एक विशेष विधि अपकेंद्रीकरण तकनीक द्वारा इन्हें पृथक किया जा सकता है। हम इसे छान के पृथक नहीं कर सकते, लेकिन एक विधि होती है जिसे कहते हैं अपकेंद्रीकरण तकनीक, उसकी वजह से हम इसे पृथक किया जा सकता है। अपकेंद्रीकरण क्या होता है, मैं आपको अपकेंद्रीकरण भी बता देता हूँ। जैसे आपने दूध से क्रीम को निकलते हुए देखा होगा, दूध से क्रीम को कैसे निकालते हैं, एक मशीन की सहायता से। वह मशीन कैसे काम करती है आप उसको छोड़िए, मैं आपको और उससे भी ज़्यादा सरल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। आप सभी लोगों ने आपके घर पे वॉशिंग मशीन तो होगी ही। वॉशिंग मशीन को आपने देखा होगा। वॉशिंग मशीन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दो कंपार्टमेंट होते हैं। एक कंपार्टमेंट होता है कपड़ों को धोने का और दूसरा कंपार्टमेंट होता है उसको सुखाने का, जिसे हम ड्रायर बोलते हैं आम भाषा में। तो जो ड्रायर होता है वह अपकेंद्री बल पर ही काम करता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं उसे इंग्लिश में। तो अपकेंद्री बल काम कैसे करता है, वह बाहर की ओर काम करता है। जब हम कपड़े उसमें डालते हैं तो वह जैसे घूमता है तो अपकेंद्र बल जो होता है वो बाहर की ओर काम करता है। तो उसमें जो पानी के कण होते हैं वो बाहर की ओर खिंच जाते हैं और कपड़े हमारे ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं। ऐसे ही दूध से क्रीम को पृथक किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब गाँव में आप या फिर घरों में दूध जमाने के बाद उसे मथनी से मथा जाता है। मथनी तो आप सभी जानते होंगे। मथनी से मथते हैं तो उसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि अपकेंद्री बल कार्य करता है, जो उसमें क्रीम के कणों को बाहर की ओर फेंक देता है, जो उसकी सतह से चिपक जाता है और इस तरह से दूध से क्रीम को पृथक किया जा सकता है। यही क्रिया आपकी अपकेंद्रीकरण कहलाती है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक आपको प्रयोग दिया हुआ है, नमक तथा कपूर के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। इसको पृथक करने की एक अलग विधि होती है जिसे आसवन विधि कहते हैं। आइए हम जानते हैं आसवन विधि के बारे में। आसवन विधि क्या है, कैसे है। यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा, ये वाला। मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा। चलिए आइए इसके बारे में जानते हैं कि यह क्या है, कैसे है। यहाँ पर एक बर्नर दिया हुआ है जिसमें नीचे आग जलाई हुई है। यहाँ पर एक चीनी मिट्टी की प्लेट रखी हुई है, उसके ऊपर कीप को उल्टा रखा गया है। ये जो आपकी कीप दिखाई दे रही है उसको उल्टा रखा हुआ है। उसी चीनी मिट्टी की प्लेट में कपूर तथा नमक का मिश्रण रखा हुआ है, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ऊपर रुई के प्लग से कीप को बंद किया हुआ है। अब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है।
चलिए आगे चलते हैं और पढ़ते हैं। पिछले अध्याय में हमने आपको बताया था कि कपूर को गर्म करने पर वह द्रव अवस्था में बदले बिना ही सीधा गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रिया को हम ऊर्ध्वपातन क्रिया कहते हैं। जो हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, उसको दोबारा से रिवाइज करने की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है। चलिए अब हम बता देते हैं कि नमक तथा कपूर को कैसे मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। तो सर्वप्रथम हम एक कांच की चीनी मिट्टी की प्लेट लेते हैं जिसमें नमक तथा कपूर का मिश्रण को रखा जाता है। ऊपर से एक कीपनुमा एक बर्तन रखा जाता है जिसके ऊपरी भाग में यहाँ पर रुई के प्लग को लगा दिया जाता है और नीचे आग को जला दिया जाता है। जैसे ही वह गर्म होता है तो कपूर का ऊर्ध्वपातन होने लगता है, जिससे कपूर पिघलकर गैस अवस्था में आ जाता है और वह यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है वह चिपक जाता है या चिपक जाता है ऊपर जाके। हम उसको थोड़ी देर बाद, जब यह सारी क्रिया संपूर्ण हो जाती है, उसके बाद हम बर्नर को बंद कर देते हैं और उसको ठंडा होने देते हैं। तो वही कपूर वहीं जहाँ पर वह स्टोर हुआ था वहीं ठोस अवस्था में आ जाता है। इस तरह से हम कपूर तथा नमक को पृथक कर लेते हैं। आगे दिया हुआ है, दो घुलनशील द्रवों को मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। इसमें हम डिस्टिलेशन विधि का प्रयोग करते हैं। डिस्टिलेशन अभिक्रिया होती है, आसवन विधि द्वारा इन दोनों को पृथक किया जाता है। चलिए आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं, इसको पृथक करने का क्या प्रोसेस है। यहाँ पर ये आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पर आपको एक, पहले इसको जूम कर लेते हैं तब आपको दिखाता हूँ। चलिए यहाँ पर आपको एक स्टैंड दिखाई दे रहा होगा, ये जो एक नीचे बोर्ड के नुमा रखा हुआ है। बोर्ड के ऊपर यहाँ पर एक क्लैंप लगा हुआ है जिसकी सहायता से फ्लास्क को पकड़ा गया है। उसके ऊपर बर्नर के ऊपर एक आसवन फ्लास्क को रखा हुआ है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, जिसमें लिक्विड नुमा कुछ दो मिश्रण रखे हुए हैं। दो मिश्रणों का एक विलयन है। यहाँ पर ऊपर कॉर्क की सहायता से बंद करके, फ्लास्क को बंद करके एक थर्मामीटर लगाया गया है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा दूसरी एक पाइप नुमा नली निकल रही है जो दूसरे फ्लास्क से जुड़ी हुई है, जिसमें स्टोरेज है, स्टोरेज के लिए रखा हुआ है। ये जो इसके ऊपर दिखाई दे रहा है यह शीतलक होता है, ये जो यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर जल निर्गत एक पॉइंट है और इसको एक क्लैंप की सहायता से यहाँ पर पकड़ा हुआ है। चलिए हमने इक्विपमेंट्स के बारे में जान लिया है। अब आगे चलते हैं और पता करते हैं आसवन विधि के बारे में। आखिर आसवन विधि क्या होती है। जो दो द्रवों को पृथक करने की विधि को आसवन विधि कहते हैं। इसका उपयोग वैसे मिश्रणों को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा जिनके घटकों के क्वथनांक को मध्य अंतराल जो होता है अधिक नहीं होता, कम होता है। जो दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है, उन सबके मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन का प्रयोग किया जाता है। प्रभाजी आसवन विधि अलग है, हम यहाँ पर आपको केवल आसवन विधि के बारे में पढ़ाएंगे। यहाँ पर ये प्रभाजी आसवन दिया हुआ है, हम यहाँ पर केवल आपको आसवन विधि बारे में बताएंगे। तो जब किसी द्रव में घुलनशील ठोस अशुद्धि होती है तो मिश्रण को गर्म किया जाता है। यहाँ पर
ये दिया हुआ है, ये मिश्रण इसमें भरा हुआ है, इसको हम गर्म करते हैं बर्नर की सहायता से। तो जिससे जब हम विलयन को गर्म करते हैं तो द्रव वाष्पित हो जाता है। द्रव वाष्प को एक अलग पात्र में हम एकत्रित कर लेते हैं। यहाँ पर जो ये पात्र में दिया हुआ है, ये वाला मैंने जो कहा था कि यहाँ पर एक स्टोरेज रखा हुआ है, ये वाला, ये इसमें हम अलग एकत्र कर लेते हैं और इस द्रव वाष्प को ठंडा कर लिया जाता है। इस तरह यह द्रव शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ठोस पदार्थ वाष्पित नहीं हो सकता। उस तापमान पर वाष्पित द्रव वाष्पित नहीं हो पाता, उसी पात्र में रह जाता है। इस प्रकार द्रव और ठोस अलग अलग हो जाते हैं। इसी पृथक्करण क्रिया को हम आसवन विधि कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि ये जल और एसीटोन का विलयन है। जब हम इसको गर्म करते हैं तो एसीटोन, क्योंकि उसका क्वथनांक कम होता है, तो क्वथनांक जब हम गर्म करते हैं तो पहले एसीटोन की भाप बनकर यहाँ पर इस नली द्वारा इस स्टोरेज टैंक में आ जाता है। जबकि पानी की जो क्वथनांक होता है वह थोड़ा ज़्यादा होता है, तो वह उबल नहीं पाता और उससे पहले एसीटोन उससे अलग हो जाता है, जिसको हम बाद में ठंडा कर लेते हैं। तो गाइज़, आज की क्लास में बस इतना ही, क्योंकि यह चैप्टर थोड़ा लंबा है। मैं चाहता हूँ कि इसे 2 पार्ट में हम पढ़ें, क्योंकि एक पार्ट में पढ़ने से आपको थोड़ा बोर हो जाते हैं बच्चे। इसी वजह से हम इसको 2 पार्ट में करने वाले हैं। सो गाइज़, प्लीज़ डोंट माइंड। चलिए आगे की क्लास में मिलते हैं और पढ़ते हैं इससे आगे। चलिए ठीक है, थैंक यू आज की क्लास के लिए, धन्यवाद, जय हिंद।